गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एम्स रायपुर एग्ज़ाम्स, दिल्ली एम्स और बीएचयू एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने मेंशन किया है इसमें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने रखा है इस सेशन में और ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो आने वाले अभी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं हो सकता है कि इन क्वेश्चनों में से वो क्वेश्चन आए, इसलिए आप इस क्वेश्चन की या इस सेशन में जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाली हूँ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी इज डन। ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी इज डन। ठीक है, ऑप्शन ए बीएमआर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी बीएमआई, ऑप्शन डी एमजी। ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी इज डन। बीएमआर रेट मैंने अभी इसके पहले सेशन में आपको बताया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रेस्टिंग कंडीशन पे क्रिएट होती है आपकी बॉडी में। ठीक है, और बी जूल जो कैलोरी की यूनिट होती है। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बीएमआई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एमजी क्या होता है? मैग्नीशियम की यूनिट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीएमआई। बीएमआई क्या होता है पहले बताइए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? वेट ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी मास इंडेक्स मतलब किसी भी पर्सन्स का जब उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जब उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। ठीक है, मतलब उसका वेट कितना है तो एज के अकॉर्डिंग और जितना उसकी हाइट होगी हाइट के अकॉर्डिंग हाइट, और इसका जो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वेट अपॉन हाइट। ठीक है, किसी भी पर्सन्स का जितना वेट होगा, वेट कितना होगा उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, तो उस बेस में हम क्या करते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं बीएमआई। ठीक है, बीएमआई रेट की बात करें, मैन का अगर बीएमआई रेट होता है तो कितना होता है आपका? 25। ओके, मैन का नॉर्मल वैल्यू अगर देखा जाए बीएमआई रेट किसका? मेल का, तो कितना होता है? 25। और अगर वुमेन्स की बात की जाए, वुमेन्स का बीएमआई रेट कितना होता है? तो 24 होता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। बॉडी मास इंडेक्स का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन्स का वेट मान लो मेल्स का देखो 75 अगर केजी उसका बॉडी वेट है और उसकी हाइट है 1.75 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि उसकी हाइट जितना है, ठीक है, तो उसमें हम उसका अपॉन कर देंगे, जितना निकलेगा वो उसका बॉडी मास इंडेक्स कहलाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल वैल्यू कितना होता है मैंने आपको बताया? 25। ओके, 25 से अगर एबव जाएगा तो वो किस में जाएगा? आपका ओवरवेट में जाएगा। ठीक है, अगर 25 से अगर एबव जा रहा है, नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताया, मान लीजिए सपोज दैट किसी का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 18 टू 25। मोर देन 25, अगर मोर देन 25 अगर किसी का बॉडी वेट जाता है तो वो जाएगा ओवरवेट में। किस में जाएगा? ओवरवेट में। इसके बाद अगर हम देखें 25 से 29, 25 टू 29 अगर किसी का बीएमआई रेट अगर जा रहा है तो वो फिर जाएगा ग्रेड फर्स्ट में। किस में जाएगा? ग्रेड फर्स्ट में जाएगा। 29 से 40 या मान लीजिए कि 30 से 40। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिख देते 30 से 40, 29 से 40 अगर जा रहा है किसी का बॉडी वेट तो वो किस में जाएगा? ग्रेड सेकंड में जाएगा। मोर देन 40, मोर देन 40 अगर वो जा रहा है तो ग्रेड थर्ड में जाएगा। किस में जाएगा? ग्रेड थर्ड में। समझ में आया? तो ग्रेडिंग होती, हमने अभी देखा यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी। तो मोर देन 40 अगर जा रहा है किसी का तो वो बॉडी मास इंडेक्स उसका क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओवर वेट। अगर किसी का होगा तो वो किस में जाएगा? ओबेसिटी में जाएगा। ठीक है, तो ओबेसिटी हम डिनोट करते हैं किसके बेस में? ऑन द बेसिस ऑफ बीएमआई रेट में करते हैं। और बीएमआई रेट कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर।
ठीक है, ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब हम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर रिकमेंडेड बाय। स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर रिकमेंडेड बाय ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी ICMR। सभी को मालूम है WHO, FAO, यूनिसेफ। WHO तो सभी को मालूम होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह एक इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं। WHO कब लॉन्च हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, वही बात यूनिसेफ की करें, यूनाइटेड नेशन। FAO की बात करें, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ओके, ये कब लॉन्च हुआ था? 11 दिसंबर। यूनिसेफ की बात करें तो कब लॉन्च हुआ? 11 दिसंबर 1946। ये कहाँ पे, अगर वर्ल्ड की बात करें ये 1946 में हुआ, और अगर इंडिया की बात करें तो कब लॉन्च हुआ? 1949 में। ठीक है, इंडिया की बात करें तो कब लॉन्च हुआ? इंडिया में 1949 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या देखेंगे, क्या है बताइए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ICMR। बात करते हैं ICMR की, तो ICMR क्या होता है? ICMR इंडियन रिसर्च या इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। अब ये लॉन्च कब हुआ था? तो सबसे पहले ये अगर ICMR आया था तो 15 नवंबर 1911 में आया था। कब आया था? 15 नवंबर 1911 में लॉन्च किया गया था। पर बिफोर लॉन्चिंग, मतलब पहले, सबसे पहले अगर ये लॉन्च 1911 में लॉन्च किया गया था तो इसका रीनेम, पहले क्या नाम था इसका, तो ये भी जान लीजिए। तो इसको पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये लॉन्च हुआ था 15 नवंबर 1911 में। लेकिन जब ये रीनेम हुआ, जब ICMR इसका नाम पड़ा, तो ये कब लॉन्च किया गया? 1949 में। ध्यान रखिएगा, ICMR जब बिफोर लॉन्च, मतलब जब ICMR इसका नाम नहीं था, उसके पहले इसका नाम क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। कब लॉन्च किया गया था? 15 नवंबर 1911 को। देन रीनेम, जब इसका दोबारा से रीनेम हुआ तो इसका जो लॉन्चिंग डेट था वो कब था? 1949 में। ठीक है, और फुल फॉर्म इसका क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, CG पंडित थे। फर्स्ट डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? CG पंडित थे। ठीक है, क्या नाम था? CG पंडित, फर्स्ट डायरेक्टर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? लोकेटेड कहाँ है ये? दिल्ली में। कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी इन इंडिया रिकमेंडेड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ICMR। स्टैंडर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड एनर्जी इंडिया में किसके द्वारा रिकमेंडेड की जाती है? तो ICMR द्वारा। ठीक है, ICMR ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या की जाती है? रिकमेंड की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्साइड वैक्सीन। एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्साइड वैक्सीन। देखिए, फिर से वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्टूसिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी BCG। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा टॉक्साइड वैक्सीन है। ठीक है, ये आपको बताना है कि टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है इसमें। देखिए, डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, मीजल्स हो गया, BCG। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए डिप्थीरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिप्थीरिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि टॉक्साइड वैक्सीन के ग्रुप में कौन कौन सी वैक्सीन आती है, उनका नाम जान लीजिए। तो टॉक्साइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? टिटनेस, ठीक है। टॉक्साइड वैक्सीन जो होती है कौन सी होती है? टिटनेस। देन इसके बाद देखिए, टिटनेस के बाद आपका आता है पर्टूसिस। देन इसके बाद आता है आपका डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया। इसके बाद आता है आपका मीजल्स, सॉरी मीजल्स नहीं, बॉटुलिनम, बॉट्यूलिनम, ठीक है। तो टॉक्साइड वैक्सीन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? बॉट्युलिनम। 3 वैक्सीन्स होती है, टिटनेस, पर्टूसिस और बॉट्युलिनम। इतना नाम याद रखिएगा। कौन कौन सी वैक्सीन होती है? टिटनेस, टिटनेस, ठीक है, पर्टूसिस और बॉट्युलिनम, टीपीवी। टीपीवी नाम याद रखिएगा। टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी होती है? टिटनेस, डिप्थीरिया, बॉट्युलिनम, ठीक है। अब देखिए, टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन तो सबको मालूम होगा कि कैसे बनती है, बताइए। देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स होती है, ठीक है, जो टॉक्साइड होता है, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल से हमेशा रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है? इसकी वैक्सीन कैसे बनती है? तो देखिए, जब टॉक्सिन रिलीज होता है तो उससे ही वैक्सीन क्या होती है? प्रिपेयर की जाती है। और उस टॉक्सिन सब्सटेंस को क्या करते हैं हम? डिटॉक्सिफाइड बनाते हैं। उसको डिटॉक्सिफाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाए। डिटॉक्सिफाइड बोलते हैं कम करना, ठीक है। ऐसे इस तरह से टॉक्सिन वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। समझ में आया? तो टॉक्साइड वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, टिटनेस, डिप्थीरिया, बॉटुलिनम। और कहाँ से प्रिपेयर की जाती है ये वैक्सीन? तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि वैक्सीन उससे प्रिपेयर की जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ए क्लिनिकल नर्स प्रिपेयर टू administration MMR vaccine to be 5-year old. The nurse administered this vaccine. Okay, a clinic nurse prepared to administration MMR vaccine to be 5-year old. The nurse administered this vaccine. Option A, IM in the anterolateral aspect. Option B, subcutaneous in the outer aspect of upper arm. Option C, subcutaneous in the gluteal muscles. Option D, इंट्रामस्कुलरली इन द डेल्टॉइड मसल्स। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। जब कोई भी क्लिनिकल नर्स क्या करती है? वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड करती है। किसको? 5 ईयर ओल्ड कोई बच्चा है वहाँ पे, उसको वैक्सीन प्रिपेयर करके एडमिनिस्टर्ड करना है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन प्रिपेयर करके? MMR वैक्सीन, मीजल मम्स रूबेला, ठीक है। समझ में आया? एक क्लिनिकल नर्स, एक ट्रेन नर्स है, वो एडमिनिस्टर्ड करेगी। कौन सी वैक्सीन करेगी एडमिनिस्टर्ड? MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड यानी देना होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। 5 ईयर ओल्ड मतलब 5 साल का कोई बच्चा है वहाँ पे, उसको वैक्सीन लगाना है, तो वो प्रिपेयर होगी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो प्रिपेयर कैसे होगी, क्या करना है उसको, कहाँ लगाएगी? तो इसका इस ऑप्शन में आपको बताना होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। देखिए क्यों, ये तो सभी को पता होगा कि मीजल्स जो वैक्सीन होती है, MMR जो वैक्सीन होती है, वो कहाँ पे लगती है, उसका साइट क्या है? तो सबक्यूटेनियस। ये सबको मालूम होना चाहिए कि साइट क्या है, सबक्यूटेनियस है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ इसमें से। मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन कब कब लगाई जाती है? तो 9 मंथ, 9 मंथ में लगाई जाती है। कितना लगाई जाती है? 0.5 ml। इसका जो डोज होता है 0.5 ml डोज होता है, ठीक है। ये कैसी वैक्सीन होती है ये भी ध्यान रखना है। तो लाइव वैक्सीन होती है,
कैसी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन। ओके, लाइव वैक्सीन होती है। 0.5 ml इसका डोज होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, और कब दी जाती है? तो 9 मंथ में दी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपके मीजल्स वैक्सीन के। तो हमेशा जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट पे, और ये सबक्यूटेनियस जो एंगल होता है वो कितने एंगल का होता है, कितने डिग्री एंगल का होता है, ये बताइए। कितने डिग्री एंगल का होता है? 45 45 डिग्री एंगल का आपका क्या होता है? सबक्यूटेनियस रूट लगाने का होता है, ठीक है, इंजेक्ट करने का ये एंगल होता है। तो सबक्यूटेनियस इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में एमएमआर वैक्सीन लगाई जाती है। देखिए इसमें ऑप्शन सी भी है, सबक्यूटेनियस ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मसल्स में नहीं लगाते, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स क्या होता है आपका? बटक्स वाला रीजन होता है, और बटक्स वाले रीजन में हमेशा क्या लगाते हैं? आईएम लगाते हैं। समझ में आया? ठीक है, उसमें सबक्यूटेनियस नहीं लगाते हैं। आया समझ में? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल प्रोग्राम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल प्रोग्राम एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट वर्ड फिर से रिपीट हुआ, और एक्सेप्ट का मतलब है इसको छोड़कर, ठीक है, इसके अलावा। ऑप्शन ए, असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। ऑप्शन बी, assist in screening physical, mental and other examination of children in school. Option C, assist in communicable disease control. Option D, to provide immunization to the children. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ कम्युनिटी नर्स। सारे इसमें कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेस हैं, कम्युनिटी नर्स होती है, उनके रोल हैं ये, ठीक है। एक को छोड़कर स्कूल प्रोग्राम में सारे रोल्स कम्युनिटी नर्सिंग के हैं, कम्युनिटी नर्सिंग के हैं। जिसमें से एक नहीं है तो वो आपको बताना है इसमें से। तो कौन सा नहीं है ये बताइए पहले, ठीक है। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? जी हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों? देखिए कम्युनिटी हेल्थ, जो ऑप्शन डी है, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रेन, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वर्क ये नहीं होता है इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करने का। ये वर्क होता है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर का काम होता है। जो एएनएम होती है वहाँ पे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, ये टीकाकरण का काम उनका होता है। एएनएम या तो फिर आंगनवाड़ी जो आशा होती है, एएनएम या आशा होंगी वहाँ पे, या आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे वहाँ पे, उनका वर्क होता है टीकाकरण करवाना। ठीक है, किनका काम होता है? आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम का, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटी नर्स होती है उसका, उनका वर्क क्या होता है? इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्या, असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन। वो स्कूल्स में क्या करेंगी? मेडिकल एग्जामिनेशन फॉलोअप केयर में हेल्प करती है। असिस्ट यानी देखना, ठीक है। जैसे असेसमेंट आप पढ़ते हो, फंडामेंटल में आप पढ़ते हो, जब आप डायग्नोसिस बनाते हो तो सबसे पहले उसमें असेसमेंट आता है। तो सबसे पहले कम्युनिटी नर्सिंग क्या करेगी? वहाँ पे असिस्ट करेगी। देन इसके बाद फिजिकल, मेंटल, अदर एग्जामिनेशन, जो स्कूल्स में बच्चे होंगे सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगी, ठीक है। फिजिकल मेंटल एग्जामिनेशन करेगी। असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, अगर वहाँ पे और क्या असिस्ट करेगी? कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं फैली हुई है, अगर फैली है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वर्क होता है। तो ये फंक्शंस होते हैं। नॉट अ टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने का, किसी को वैक्सीन देने का काम कम्युनिटी नर्स का नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनिटी। देखिए फिर से इम्यूनिटी का क्वेश्चन आया। इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन बी, हर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन डी, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि नेचुरल, ये एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज, ठीक है। किसी भी पर्सन्स में अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए संक्रमण किसी को हो रहा है, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है? प्रकृति के द्वारा संक्रमण हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए बाढ़ हुआ, ठीक है, या कहीं पे भी
बोलना चाहिए अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आई, वहाँ पे बाढ़ वगैरह के आंधी तूफान की प्रॉब्लम आई, अगर ऐसी समस्या अगर होती है आती है तो उस कंडीशन पर जब कोई भी इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो हमारी बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी बनेगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड थ्रू द नेचुरल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले नेचुरल इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी बनेगी तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी स्पेसिफिक। तो कौन सी इम्यूनिटी बनेगी पहले बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। समझ में आया? क्या होगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए, सबसे पहले मैंने इसके पहले भी क्लास में आपको इम्यूनिटी की कुछ क्लासेस बताई है, फिर भी एक बार हम रिपीट कर देंगे। आप इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे सीएचओ का एग्ज़ाम आप देते हो, अगर जो भी बच्चे सीएचओ का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसमें से इम्यूनिटी का एक ना एक क्वेश्चन जरूर रखा जाता है, उसमें जरूर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। उस दिन हमने क्लास में डिस्कशन भी किया था। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है एट बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी जो एट बर्थ प्रेजेंट हो। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। कितनी होती है? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में याद रखिएगा केवल 3 ऐसी इम्यूनिटी होती है। पहली बात तो होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी किसी की बॉडी से क्रिएट होती है वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, क्योंकि वो एट बर्थ ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट होगा रेशियल। रेशियल मतलब होता है जब उसी प्रजाति में, मान लीजिए कि कोई हेरिडिटरी कंडीशन, अगर रेशियल बोलते हैं ना कि उसी रेशियल से ये इम्यूनिटी आई हुई है, मतलब उसी प्रजाति के लोग हैं इसलिए इनकी इम्यूनिटी क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये रेशियल एक जाति होगी, हिंदी में उसको हम जाति बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद स्पेसीज। स्पेसीज में क्या होगा? नस्ल, उसी नस्ल के लोग, ठीक है, उसी नस्ल के लोग। जैसे आप देखते हो कि कुछ जेनेटिक फैक्टर ऐसे होते हैं कि कुछ लोग, मतलब अगर जिनके पेरेंट्स छोटे होंगे तो बच्चे भी छोटे होंगे, कुछ और जिनके पेरेंट्स हाइटेड होंगे बच्चे भी हाइटेड, मतलब वो जो नस्ल होती है तो कहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, उनमें कोई भी ऐसी डिसीज नहीं प्रेजेंट है, तो उनके इनके बच्चों का भी क्या होता है? इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये उनकी स्पेसीज से ही आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसीज वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका अगर ऐसी नस्ल है, नस्ल बोलते हैं उसको, हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उसको नस्ल बोलते हैं, ठीक है। तो उस नस्ल से ही ऐसी क्या इम्यूनिटी इंक्रीज हुई है तो वो किस में जाएगा? आपका स्पेसीज में जाएगा। तो इम्यूनिटी सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी बाहर से ली गई हुई इम्यूनिटी, और इन्नेट यानी जो एट बर्थ जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में इंक्रीज हुआ है वो आपका इन्नेट कहलाता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या है आपका? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव की बात करें, एक चीज याद रखिएगा, एंटीजन। एंटीजन एक्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी पावर, और पैसिव में होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक है। एक्टिव में भी आपका नेचुरल, इसमें भी 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव में भी होते हैं 2, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव एंटीजन में भी होते हैं 2 इम्यूनिटी, और पैसिव में भी होती है 2 टाइप्स की इम्यूनिटी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देन इसके बाद हम बात करें अगर एक्टिव एंटीजन में, तो जैसे कुछ इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में होता है,
एक्टिव की बात हम कर रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी में। तो कुछ ऐसे डिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जैसी प्रॉब्लम अगर होती है, तो उसके लिए आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा, एंटीजन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंटीजन अगर बने तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम फिर चिकन पॉक्स का जो डिसीज है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में उसके लिए क्या बन चुके हैं, एंटीजन बन चुके हैं। तो वो ऐसा क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव है, एंटीजन भी आपकी बॉडी में बन चुका है उसका, और वो एक्टिव भी है। तो ये आपका एक्टिव नेचुरल कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल। एक्टिव में हम आर्टिफिशियल देखेंगे। आर्टिफिशियल मतलब बाहर से जब कोई चीज़ें दी जाती है, आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल। और आर्टिफिशियल जो बाहर से चीज़ें दी गई हैं वो हमारा कहलाएगा आर्टिफिशियल। तो एक्टिव आर्टिफिशियल एंटीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन। क्या होगा, एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल होगा इम्यूनाइजेशन। क्या होगा, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, देन इसके बाद अगर देखेंगे, हम देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स का हमने आपको बताया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या बताया, पैसिव इम्यूनिटी में भी हमने दो टाइप से बताया आपको, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है, पहले से ही पता है आपको, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ याद रखना है, एंटीबॉडीज। इसमें क्या बनते हैं, जो इम्यूनिटी पावर बनाएगा तो कौन बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा। मदर से जो बच्चे में आता है, ठीक है, मदर से जो बच्चे में आता है वो आपका कहलाएगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। जैसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन आपका आता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आता है आपका, आईजीजी। आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो आता है मदर से बच्चे में जाता है, वो नेचुरल पैसिव, क्योंकि वो एक एंटीबॉडीज है, नॉट अ एंटीजन। एंटीबॉडीज आपका पहले से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो किस में जाएगा, आपका पैसिव में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अगर बात करें आर्टिफिशियल का, तो आर्टिफिशियल मतलब बाहर से ली जाने वाली। तो रेडीमेड जो आपका वैक्सीन होगा, रेडीमेड, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज ली जाएगी, यहाँ पे रेडीमेड एंटीजन नहीं, क्योंकि वैक्सीन आपका किस में जाएगा, एंटीजन में जाएगा, तो ये इसमें नहीं आएगा, वो जाएगा आपका एक्टिव आर्टिफिशियल में। यहाँ पर रेडीमेड आपका जो रेडीमेड जो आपका जाएगा इसमें, तो आपका होगा एंटीसीरा। ठीक है, बाहर से जो चीज़ें ली जाएंगी, तो एग्जाम्पल एंटीसीरा। एंटीसीरा में मैंने आपको बताया था, एंटीसीरा में जैसे कि किसी का जब सीरा लेकर, जैसे एंटीवीनम हो गया, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो बनाई जाती थी फॉर एग्जांपल, तो ये किस में जाएगा, आपका एक्टिव आर्टिफिशियल, सॉरी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। समझ में आया इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, तो दो टाइप्स की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में आपका तीन होता है कंडीशन, इंडिविजुअल, रेशियल और स्पेसीज। और आपका एक्वायर्ड में क्या होता है, दो कंडीशन होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं, पैसिव में भी नेचुरल आर्टिफिशियल। एक्टिव एंटीजन से प्रोड्यूस होता है और एंटीबॉडीज से पैसिव बनता है। ठीक है, इम्यूनिटी। नेचुरल में आपका क्या कहलाएगा, जैसे कोई बॉडी आपकी रिस्पॉन्स करती है किसी भी डिसीज के लिए, वो आपका नेचुरल होगा। आर्टिफिशियल में इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, और उसमें मैटरनल इम्यूनिटी नेचुरल कहलाएगी, पैसिव। और आर्टिफिशियल में रेडीमेड जो एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, जैसे एंटीसीरा हो गया, तो ये क्या कहलाता है, आपका इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एक्वायर्ड। नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू, अगर आपकी बॉडी में, देखिए नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू अगर हो रहा है तो आपकी बॉडी से ही रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्पेशल रूप से कोई ऐसे डिसीज तो है नहीं कि जिसके लिए ह्यूमन की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। और हर्ड इम्यूनिटी तो सभी को मालूम है, हर्ड इम्यूनिटी मतलब कम्युनिटी इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी। कम्युनिटी इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि, देखिए कम्युनिटी इम्यूनिटी कैसे बोलते हैं इसको, ऐसी इम्यूनिटी जो कि कम्युनिटी के अंदर, मान लीजिए कि अगर ग्रुपिज्म में कोई डिसीज आई हुई है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिटीज एरिया में कोई डिसीज आई है, तो सभी को अगर वैक्सीन देने के बाद अगर जो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद अगर उस कम्युनिटीज एरिया से जो भी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, मतलब तो वो क्या इम्यूनिटी कहलाएगी, हर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। आफ्टर इम्यूनाइजेशन के बाद इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होना मैक्सिमम रूप से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स जब आता है वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। समझ में आया। ठीक है, इसको हम किस में रखेंगे, हर्ड इम्यूनिटी में रखेंगे।
आया समझ में? वैक्सीनेशन के बाद जब कोई इम्यूनिटी होती है वो क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी में कौन सी ऐसी जो वैक्सीन लगाने के बाद हर्ड इम्यूनिटी जिसमें नहीं बनती है, तो वो होता है हमारा टिटनेस। क्या होता है? टिटनेस। टिटनेस का वैक्सीन, टीटी, टिटनेस का वैक्सीन देने के बाद भी हर्ड इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि टिटनेस कोई ऐसा इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। टिटनेस अगर किसी पर एक पर्सन को वैक्सीन देते हैं, अगर नहीं भी लगता है, तो टिटनेस कॉज नहीं करता है। ठीक है, ये डिसीज़ किसी के टच करने से, छूने से ये डिसीज़ नहीं फैलता है। ठीक है, तो टिटनेस डिसीज़ में वैक्सीन देने के बाद भी सब में कोई ऐसा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज नहीं होता है, तो इसलिए टिटनेस वैक्सीन क्या होती है? आपकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाती है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आफ्टर वैक्सीन, अगर किसी को वैक्सीनेशन अगर देते हैं तो उसके बाद अगर ग्रुपिज्म में मैक्सिमम रूप से इम्यूनिटी अगर इंक्रीज होती है तो वो हर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है। तो आया समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। विदाउट वी वुड हैव नो वे टू फाइट हार्मफुल थिंग्स दैट इंटर अवर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड और हार्मफुल चेंजेस दैट अकर इनसाइड अवर बॉडी। जैसे देखिए, विदाउट क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? क्या पूछा गया? विदाउट वी वुड हैव नो वे टू फाइट हार्मफुल थिंग दैट इंटर अवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर हार्मफुल चेंजेस दैट अकर इनसाइड अवर बॉडी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हमारे पास या बाहर से हमारे शरीर में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी हानिकारक ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रवेश करती हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में जो चेंजेस होता है, देखिए आउटसाइड आर हार्मफुल चेंजेस, जो चेंजेस होगा, ठीक है, किससे? अकर इनसाइड अवर बॉडी, उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। विदाउट वी वुड हम हैव नो वे फाइट हार्मफुल, मतलब जो चीज़ें अगर आपको विदाउट, देखिए हमारे बिना, विदाउट यानी होता है हमारे बिना, हम नहीं चाहते हैं तो भी नो वे टू फाइट, तो उसको फाइट करने के, लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अगर इंटर करता है कोई भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि फॉरेन बॉडीज जैसे बैक्टीरिया वायरस अगर इंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आकर, तो जो हार्मफुल चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी क्या करेगी वहाँ पे? ठीक है, शरीर के अंदर जो हानिकारक परिवर्तन या चेंजेस होंगे तो उससे हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि इम्यून सिस्टम होगा कि इंटरनल की एक्सटर्नल? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इम्यून सिस्टम होगा। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम का तो सॉरी, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं है, ये इंटरनल ऑर्गन्स का भी कोई रोल नहीं है, ना तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का कोई रोल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फॉरेन पार्टिकल्स अगर इंटर करता है तो हमारी बॉडी उस समय पे क्या रिस्पॉन्स करेगी? विदाउट हमारे परमिशन के अगर कोई भी पार्टिकल्स अंदर जाएगा तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, फाइट करेगी, उससे लड़ेगी, ताकि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या कोई भी ऑर्गन्स अफेक्ट ना आए। ओके, समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। The 12 cranial nerve which supplies the muscles of the tongue। अब इसमें क्रैनियल नर्व की बात चल रही है, तो टोटल क्रैनियल नर्व सबसे पहले तो बताइए टोटल क्रैनियल नर्व कितने होते हैं? ऑप्शन ए है इसमें वैगस नर्व, ऑप्शन बी हाइपोग्लॉसल, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल, ऑप्शन डी ट्रोक्लियर नर्व। तो टोटल कितने नर्व होते हैं क्रैनियल नर्व? 12 क्रैनियल नर्व। कितने होते हैं? 12 क्रैनियल नर्व होते हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कि जो 12 क्रैनियल नर्व है जो कि सप्लाइज करती है टंग के मसल्स को, सप्लाइज करती है। ठीक है, तो ये कौन सी नर्व है ये बताइए, सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। ठीक है, हम्म, ऑप्शन बी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइपोग्लॉसल नर्व होती है। ठीक है, समझ में आया? वैगस नर्व हो गई, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर में देखिए सबसे पहले तो O3 आपको नाम याद रखना होगा, T2। ठीक है, O3 कैसे? ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑक्यूलोमोटर हो गया। ठीक है, इनके नाम सबके पढ़ लीजिएगा। ट्राइजेमिनल हो गया, ट्रोक्लियर नर्व हो गया, ठीक है, वैगस नर्व, अब्ड्यूसेंस नर्व हो गया। वैगस नर्व कौन सी नर्व होती है? आपकी 10th नर्व होती है। ठीक है, असेसरी नर्व हो गई, ग्लासोफेरेंजियल नर्व हो गई, एब्ड्यूसेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्रैनियल नर्व, जितने 12 क्रैनियल नर्व है, इनके नाम आपको पढ़ना होगा और इनके फंक्शन, तभी आप बता सकते हो कि कौन सा क्रैनियल नर्व का क्या फंक्शंस है। समझ में आया? जैसे कि ऑप्टिक नर्व हो गया, विजन के लिए होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है आपका, स्मेलिंग के लिए होता है, किलोमीटर जो कि आई आई का जो
आई का बोलना चाहिए कि एक्युलोमोटर मतलब जो मूवमेंट्स होता है, ठीक है। एक्युलर जो प्रोसेस होता है आई वॉल का, वो क्या होता है, वो बैलेंस करके रखता है, वो एक्युलोमीटर प्रोसेस होता है। ट्राइजेमिनल हो गया, ट्रॉक्लियर नर्व होगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हो गया, ठीक है। एट्थ नर्व कौन सी होती है हमारी, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व हो गई। समझ में आया? ओके। तो इस तरह से हमको सारे क्रैनियल नर्व के नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब। The first state level nursing council was introduced. First state level nursing council was introduced. स्टेट लेवल में जो नर्सिंग काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो कहाँ पे हुआ था, ये बताइए सबसे पहले। दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। जी हाँ, ऑप्शन बी तमिलनाडु। सबसे पहले अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात की जाए तो 31 अगस्त 1947 में क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑप्शन में अगर कर्नाटका आता है, ठीक है, स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, कर्नाटका में किया गया था। देन इसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। यूपी का नाम आएगा, इसके पहले अगर यूपी ऑप्शन होता तो यूपी जाता। थर्ड तमिलनाडु आता है आपका, फोर्थ नंबर में राजस्थान जाएगा। ओके, ये है आपका द फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होगा? ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन सी कोलेसिस्टाइटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोलेसिस्टाइटिस। Cystitis means inflammation of urinary bladder. Cholecystitis means inflammation of gallbladder. Gastritis inflammation of gastric region. Okay. Next question देखेंगे। Systemic problem solving approach towards providing individualized nursing care is known as। देखिए, जब आप जाते हो हॉस्पिटल में या कभी पेशेंट्स के साथ में जब आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो, वहाँ पे सबसे पहले जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, एक सिस्टेमिक वे होता है जहाँ पे आपको किसी भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल के लिए जो आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे, नर्सिंग केयर जो आपको प्रोवाइड करना है, तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि इसके लिए सही माना जाएगा। तो ऑप्शन ए है नर्सिंग केयर प्लान, ऑप्शन बी नर्सिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी नर्सिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन डी नर्सिंग मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नर्सिंग केयर प्लान। देखिए, नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू आप क्या करते हो, जब भी आप किसी पेशेंट से मिलते हो तो एक सिस्टमैटिक वे से उसका क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देन इसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर हमारा जो गोल होता है, जो हम प्लानिंग करते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डायग्नोसिस निकालेंगे, उसका फिर उसका गोल निकालेंगे, फिर इसके बाद हम प्लान करेंगे, फिर इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इवाल्युएशन होगा, ठीक है। तो ये नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो उसकी समस्या होती है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे। डीग्लूटिनेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू। डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन टर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो वर्ड आया है डीग्लूटिनेशन, ये टर्म किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रिगर्जिटेशन, ऑप्शन बी च्यूइंग, ऑप्शन सी स्वॉलोविंग, ऑप्शन डी पेरिस्टालसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी स्वॉलोविंग। देखिए, यहाँ पे हम सभी ऑप्शन के मीनिंग समझ लेते हैं। ऑप्शन ए रिगर्जिटेशन मतलब होता है उल्टी या वॉमिटिंग होना, ठीक है। रिगर्जिटेट मतलब जब भी कभी आप खाना खाते हो, जैसे आपने सुना होगा हिचकी आ रही, मतलब हिचकी आना मतलब आपका जो फूड हुआ अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दोबारा से रिगर्जिटेट होकर ईसोफेगस में वापस आ रहा है, ठीक है। तो जिससे ईसोफेगस आप इपिग्लोटिस सॉरी, जब ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में क्या होता है, जब फूड पार्टिकल्स कोई भी आता है तो बार बार रिगर्जिटेट होता है, ठीक है। आपका खाना अभी क्या हुआ है, अभी रिगर्जिटेट होके ऊपर आ रहा है, मतलब उल्टी जैसा फील होगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, उसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। और चेविंग मतलब होता है चबाना, ये सभी को मालूम है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट सभी को मालूम है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमानुकुंचन।
क्रमानुकुंचन कहाँ पे होता है? स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो प्रोसेस होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो किस में होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन सबको पता है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत आपने सुना होगा स्टमक के अंदर। वहाँ पे जब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है, जब ये मूवमेंट होगा, जब क्रमानुकुंचन की प्रोसेस होगी, तो क्या होता है? डाइजेशन बढ़िया से होता है। ठीक है, खाना अच्छे से पचता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी पेरिस्टालसिस। तो डीग्लूटिनेशन जो टर्म होता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्वॉलोविंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म लोगोपथैलमस। द टर्म लोगोपथैलमस, लोगोपथैलमस जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन, ऑप्शन बी, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन, ऑप्शन सी, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ऑप्शन डी, इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ आईलिड। तो ये बताना है आपको कि इसमें ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है या तो आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड है। जैसे देखो, लोगोपथैलमस जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? लोगोपथैलमस जो टर्म है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ आईलिड। ठीक है, देखिए, अगर आपको हिंदी में इसको जानना है तो थोड़ा सुनिएगा। इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन मतलब, इनवर्ड मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ना, टर्निंग यानी मुड़ जाना, ऑफ आईलिड। ठीक है, आईलिड मार्जिन, मार्जिन यानी होता है किनारा। ठीक है, आईलिड मतलब होता है पलक, पलक आंखों का अंदर की ओर, सॉरी, पलक का किनारे की ओर, किनारा, किनारा, किनारा का अंदर की ओर मुड़ जाना। पलक जो होता है, पलक का किनारे का अंदर की ओर मुड़ जाना। ठीक है, इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन, पलक का अंदर की ओर मुड़ जाना। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन, पलक का बाहर की ओर मुड़ जाना। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ अपर, अपर आईलिड, तो इसमें क्या होगा? ऊपरी जो पलक होता है उसका गिरना। ठीक है, ड्रॉपिंग, गिरना होता है। समझ में आया? ड्रॉपिंग यानी क्या होगा? ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ऊपरी पलक का गिरना। मतलब जैसे कि ऊपरी पलक क्या हो गई है? पूरी तरह से ढकना। ठीक है, जैसे आप जब सोते हो, नींद में होते हो तो ढक जाती है आंखें। ठीक है, तो ऊपरी पलक का क्या हो जाएगा? गिरना होगा। तो उसको हम ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड बोलते हैं। ड्रॉपिंग यानी समझ में आया? गिरना या ढकना। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनएडिक्वेट क्लोजर। आपकी जब आंखें, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर वो सो भी रहे हैं, नींद में भी होते हैं, तो भी उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई होती हैं। देखा होगा ऐसा, कभी देखना, अगर ऐसे कभी पर्सन्स मिलते हैं तो उनमें से क्या होता है कि उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई रहेंगी। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं लोगोपथैलमस। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? लोगोपथैलमस। समझ में आया? इनएडिक्वेट क्लोजर ऑफ आईलिड, जिनकी आंखें क्या होंगी? प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होंगी। इनएडिक्वेट मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से ना बंद होना, सही तरीके से किसी काम का ना होना इनएडिक्वेट कहलाता है। और क्लोज यानी बंद। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जब आंखें बंद नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोगोपथैलमस। समझ में आया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, बीसीजी वैक्सीन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन ए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी, किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन डी, टॉक्साइड वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है आपकी, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, लाइव वैक्सीन होगा। समझ में आया? डोज वगैरह पता है इसके? जो डोज दिए जाते हैं 0.05 ml डोज दिया जाता है इसका। ठीक है, एट बर्थ। आया समझ में? और अगर एट बर्थ किसी को अगर ये डोजेस नहीं लगे हैं तो कितना हम देंगे फिर? 0.1 ml देंगे। कितना देंगे? 0.1 ml। और एट बर्थ कब देते हैं? 0.05 ml। समझ में आया? बर्थ के टाइम पे देते हैं ये। समझ में आया? बर्थ के टाइम पे हम 0.05 ml देंगे। और अगर हम बर्थ में नहीं हैं वैक्सीन तो फिर 0.1 ml देंगे। समझ में आया? और डाइल्यूएंट किससे करेंगे इसको? हम नॉर्मल सलाइन से हम डाइल्यूएंट करेंगे। ये होता है, और ये किसके लिए वर्क करता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए वर्क करता है। और प्रोटेक्ट कितना करता है टीबी को? टीबी को कितना प्रोटेक्ट करेगा? अगर वैक्सीन किसी को हुई लगी है तो 50 to 80%, टोटली नहीं रिकवर करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। 50 to 80% ही इसमें क्या कर सकता है? ये प्रोटेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को। ठीक है, परमानेंट स्कार कब बनते हैं इसके? इस वैक्सीन को लगाने के बाद परमानेंट स्कार जो बनता है, स्कार कब फॉर्म होता है इसमें? तो 6 to 12 वीक में।
6 to 12 वीक तक में क्या होता है, परमानेंट स्कार बनते हैं। किसी भी बच्चे में जब बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें से सबसे पहले तो पैप्यूल फॉर्म होता है। तो पैप्यूल कब फॉर्म होता है ये जान लीजिए पहले। सबसे पहले तो बीसीजी वैक्सीन जब लगती है तो पैप्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, पैप्यूल का फॉर्म होता है आपका तो 2 to 4 वीक। पैप्यूल के बाद फिर बनता है स्कार। स्कार बनता है आपका 6 to 12 वीक। समझ में आया? सबसे पहले क्या बनेगा आपका, पैप्यूल्स। पैप्यूल्स 2 to 4 वीक में होगा और स्कार बनेगा 6 to 12 वीक में। समझ में आ गया ये? ठीक है, समझ में आया। और इसको हम देते किससे हैं, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लगाते हैं। ध्यान रखना, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से हम इसको लगाते हैं। और ट्यूबरकुलिन सिरिंज का दूसरा नाम होता है ओमेगा स्टेट। ट्यूबरकुलिन सिरिंज का दूसरा नाम क्या होता है, देखिएगा, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का दूसरा नाम, ट्यूबरकुलिन इन अदर नेम क्या होता है, दूसरा नाम ओमेगा स्टेट। ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो सिरिंज होती है इसका दूसरा नाम होता है ओमेगा स्टेट। समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके लिए, आपका बीसीजी वैक्सीन। और एक वर्ड इसमें आया है एटीन्यूएटेड वर्ड, आपको पता होगा एटीन्यूएटेड वर्ड क्या होता है। आपने सुना होगा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो एटीन्यूएटेड वर्ड कभी सुना, ऐसा सोचा कभी कि ये क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड है, एटीन्यूएटेड ही क्यों यूज़ किया गया, लाइव वैक्सीन भी तो बोल सकते थे, तो लाइव एटीन्यूएटेड क्यों बोला गया। जब किसी भी वैक्सीन को, देखिए एटीन्यूएटेड वर्ड वो होता है जब किसी वैक्सीन को आप प्रिपेयर करते हो तो उसके पैथोजन को आप रिपीटेड बार कल्चर कराते हो। ठीक है, कल्चर मीडिया से बार बार उसको रिपीट कराते हो। पैथोजन मतलब पता है ना, बैक्टीरिया वायरस, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं, वो पैथोजन कहलाता है। तो जब हम बार बार किसी भी कल्चर मीडिया में हम उसको बार बार उसके साथ में हम मिलाते हैं या गुजारते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, डिसीज को कॉज करने की जो पैथोजेनिसिटी मतलब होता है डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। और कम होने से क्या होता है कि डिसीज प्रोड्यूस करने की जो क्षमता अगर उनकी कम हो गई तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एटीन्यूएटेड। जो वो फॉर्म होता है जब वो चीज़ें बनती हैं वहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एटीन्यूएटेड। समझ में आया एटीन्यूएटेड क्या होता है। एटीन्यूएटेड को हम क्या बोलेंगे, जब किसी वैक्सीन का प्रिपेयर करते समय उसकी पैथोजेनिसिटी कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड। समझ में आया एटीन्यूएटेड वर्ड? ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे अब। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, डायल्यूएंट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो अभी हमने इसके पहले बताया था। ऑप्शन ए हो गया एनएस, ऑप्शन बी नॉर्मल टैप वाटर, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक, ऑप्शन डी हाइपोटोनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, नॉर्मल सलाइन से हम क्या करते हैं, डायल्यूएंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए लेकिन इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन हम किससे डायल्यूएंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन से बीसीजी वैक्सीन डायल्यूट करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी लिखा है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट इज स्कार बेबीज एस। देखिए अभी इसके पहले भी हमने बात किया था, परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन से बनता है, मीजल्स, पेंटावैलेंट, डीपीटी, बीसीजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीसीजी। इसका करेक्ट आंसर कब बनता है परमानेंट स्कार, 6 to 12 वीक आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद। कब, सबसे पहले तो पॉप्यूल्स फॉर्म होगा जो कि 2 to 4 वीक होगा। 2 to 4 वीक में क्या बनेगा, पैप्यूल्स। अभी इसके पहले हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। रसल ट्रैक्शन, ठीक है, क्या है, रसल ट्रैक्शन इज मॉडिफिकेशन। रसल ट्रैक्शन, ऑप्शन ए बक्स ट्रैक्शन, ऑप्शन बी स्किन ट्रैक्शन, ऑप्शन सी पेल्विक ट्रैक्शन, ऑप्शन डी स्केलेटल ट्रैक्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिएगा, बक्स ट्रैक्शन। सबसे पहले तो जानिए कि स्किन ट्रैक्शन क्या है, सॉरी ट्रैक्शन क्या है। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फोर्सफुली जब किसी मेडिकल पर्पस के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं फॉर द मसल्स या स्केलेटल अगर डिसऑर्डर्स हुआ है तो उसके लिए। देखिए हिंदी में अगर हम इसको बताएं तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि संकर्षण बोलेंगे। संकर्षण मतलब होता है खिंचाव। जब आप किसी भी मान लीजिए, और ये ट्रैक्शन जो यूज़ किया, जो मतलब ये जो मेडिकल
प्रोवाइड किया जाता है ट्रैक्शन, किसके लिए किया जाता है? जब बोन डिफॉर्मिटी होती, फ्रैक्चर की कंडीशन में दिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कहीं पे फ्रैक्चर की कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में, फ्रैक्चर मतलब सभी को पता है अस्थिभंज होना, ठीक है, हड्डियों का टूट जाना, वो क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो सभी को मालूम होगा। फ्रैक्चर की कंडीशन में हम ट्रैक्शन मेडिकल पर्पस के थ्रू हम ये फोर्स फुलिंग मतलब होता है तेजी के साथ में, ठीक है, फोर्स के साथ में हम उसको बांधते हैं, पुलिंग यानी बांधना, ठीक है। उस जब हम फोर्सफुली उसको बांधते हैं और बोन्स को, हड्डी को उसके दोबारा उस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो मान लो कहीं से डिसलोकेट हो गई है, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो गई है, डिसलोकेट मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन से हट जाना, ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन से अगर वो हट गई है तो उसको उस पोजीशन में लाने का जब हम वर्क करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रैक्शन कहलाता है। और ट्रैक्शन स्पेशल तौर से हम किस कंडीशन पे करते हैं तो ध्यान रखिएगा, फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए फ्रैक्चर की कंडीशन पे करते हैं, ठीक है, बोन अलाइनमेंट में करते हैं, बोन अलाइनमेंट में करते हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए करते हैं, पेन रिलीफ में करते हैं यूज इसका, फ्रैक्चर में करते हैं, बोन अलाइनमेंट में करते हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए करते हैं, और स्पाइनल इंजुरी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्पाइनल इंजुरी में। समझ में आया? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि रसल ट्रैक्शन किसके लिए मॉडिफाई है, ये बताइए सबसे पहले। तो हमारा ऑप्शन है बक्स स्किन ट्रैक्शन, पेल्विक ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन रसल ट्रैक्शन से मॉडिफाइड कैसे है ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। तो बक्स बक्स ट्रैक्शन जो आपका होता है, स्पेशली तौर से जो बक्स ट्रैक्शन आपका होगा वो इसमें ये सबसे सबसे पहली बात तो ये है आपको जानना है कि जो फीमर फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर जो होता है वो बक्स ट्रैक्शन और रसल ट्रैक्शन में किया जाता है। जो लोअर लिम्ब होते हैं, लोअर लिम्ब का जो फ्रैक्चर होता है, जैसे कि लेग में हो गया या फीमर फ्रैक्चर हो गया, उस टाइम पर क्या करते हैं, इस ट्रैक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से रीपोजिशन में लाने की कोशिश करते हैं, और ये बोन कंपैक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, रसल ट्रैक्शन। तो रसल और बक्स ट्रैक्शन दोनों ही ट्रैक्शन क्या करते हैं उसी फॉर्म में। और हैमिल्टन नामक साइंटिस्ट जो थे, तो इस ट्रैक्शन को दिया था उन्होंने, ठीक है, सबसे पहले ये ट्रैक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है उन्होंने दिया था, तो इसको हैमिल्टन ट्रैक्शन भी कहते हैं, हैमिल्टन ट्रैक्शन भी के नाम से भी ये जाना जाता है, हैमिल्टन ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है, समझ लेना। ये आपका बक्स ट्रैक्शन कहलाता है। तो बक्स ट्रैक्शन और रसल ट्रैक्शन दोनों ही वर्क करते हैं किसके लिए? आपके दोनों ही ये वर्क करते हैं फीमर फ्रैक्चर और नी इमोबिलाइजेशन में काम वर्क करते हैं, नी को इमोबिलाइज करने में भी ये ट्रैक्शन वर्क करते हैं। तो इसलिए रसल ट्रैक्शन मॉडिफाई है किसके लिए? बक्स ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन, पेल्विक ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन स्किन के फ्रैक्चर में वर्क करता है। पेल्विक के फ्रैक्चर में जो ट्रैक्शन हम लगाएंगे, ट्रैक्शन मतलब देखिए अगर ट्रैक्शन को हम अगर समझाएं तो मान लीजिए सपोज दैट कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, यहाँ पे ये लेटा हुआ है, ये इसका लेग है, और एक लेग इसका एलिवेट करके हम इससे क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, बांधते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, बेड क्रैडल के पास में वेट वाले, कितने पाउंड का जो वेट होता है, जो ट्रैक्शन जिसके माध्यम से हम करते हैं, तो कितने पाउंड का वो उसका वेट होता है, तो वो मिनिमम रूप से 5 to 7 पाउंड का होना चाहिए। अगर उसका लेग हम उससे ट्रैक्ट करते हैं मतलब बांधते हैं, ठीक है, दोबारा से जो अगर मानिए किसी का नी फ्रैक्चर है, या किसी का हिप या किसी का फीमर बोन्स फ्रैक्चर है, टिबिया फिबुला कोई फ्रैक्चर है वो लेग के पास में, तो उसको दोबारा से रीपोजिशन मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रैक्शन करेंगे। तो उसका जो वेट होता है ट्रैक्शन का वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल 5 to 7 पाउंड होना चाहिए, नॉट अ मोर देन 10 पाउंड। 10 पाउंड से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए ट्रैक्शन का। तो ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बैक्स ट्रैक्शन। देन इसके बाद हमारा स्किन ट्रैक्शन, स्किन के लिए होगा, स्किन फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। पेल्विक ट्रैक्शन स्पेशली पेल्विक के लिए होगा। स्केलेटल मतलब जब बोनी डिफॉर्मिटी कोई होगा तो उसके लिए जब हम ट्रैक्शन करते हैं वो हमारा स्केलेटल ट्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, Sanctation Blackmore is used to treat for Sanctation Blackmore is treat for जो देखिए यहाँ पे ये ट्यूब होती है, ब्लैकमोर ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब वर्ड नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। जो सैंक्सटेशन ब्लैकमोर होती है वो एक ट्यूब होती है, क्या होती है? ट्यूब, एक ट्यूब होती है, ठीक है। इसका संस्टेकन जो ब्लैकमोर होती है, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, ईसोफेजियल वेरीज,
बी गैस्ट्रिक अल्सर, सी ड्यूडेनल अल्सर, डी सिरोसिस ऑफ लीवर। तो सबसे पहले जो सेक्सटेंग ब्लैकमोर ट्यूब जो होती है, इसका यूज हम किसके ट्रीट में करते हैं, या इसका जो यूज करेंगे तो किसके उपचार में करते हैं, सबसे पहले ये जानना है आपको। तो इसका हम यूज किसके लिए करेंगे? मिनी देखिए, इसको हम मिनीसोटा ट्यूब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? मिनीसोटा, मिनीसोटा ट्यूब इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसका जो हम वर्क करेंगे किसको ट्रीट करने के, किसको उपचार करने के लिए होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? जी हाँ, ऑप्शन ए, ईसोफेजियस वेरिस में करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ट्यूब का जो यूज करेंगे, ये मेनली रूप से नोज या माउथ के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट में हम इंसर्ट कराते हैं नोज या माउथ के थ्रू, और उस समय पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन में जो उसका हेड है 45 डिग्री एंगल पर उसको एलिवेट करके रखेंगे, ताकि पेशेंट्स एस्पिरेट ना करने पाए, ठीक है। एस्पिरेशन की कंडीशन ना, एस्पिरेट मतलब समझते हो ना, निगल ना पाए, कोई भी ऐसा मतलब फ्लूइड या म्यूकस उसके अंदर ना जाने पाए, ठीक है। तो नोज और माउथ के थ्रू उसको हम देंगे। और ये स्पेशली रूप से मैनेजमेंट किसको मैनेजमेंट करने के लिए ट्यूब दी जाती है? जीआई सिस्टम में, ईसोफेगस में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन में, स्टमक से अथवा ईसोफेजियल रीजन से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इसमें इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ये ट्यूब देते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये ट्यूब इंसर्ट किया कराया जाता है। समझ में आया? ये ट्यूब सेक्सटेंग ब्लैकमोर ट्यूब किसके लिए होता है? ईसोफेजियल वेरिस के लिए होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ब्लीडिंग की कंडीशन पे देखते हैं, मान लो अगर ईसोफेगस में कोई स्वेलिंग है या रेडनेस है, वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को देते हैं। समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। अगर आपको आज का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो, या आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा, तो जीएस इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, और नहीं भी आ रही है तो आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि किस तरह से मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, या जो भी कमियां आपको दिखती हैं तो आप बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। इतना, आज का वीडियो इतना ही। आपके लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।